यस। ओके ओके फाइन फाइन। तो हम आज रिविजन की ओर नहीं जा रही है क्योंकि उस दिन हमने पूरा रिवाइज किया था। हम सीधा ही 30th चैप्टर ले लेते हैं, शाराग्नि कर्म विधि, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 29 चैप्टर भी आज कोशिश करते हैं फिनिश करने का। ओके ओके मैम। ओके ओके फाइन। तो दिख रही है, आवाज सुन रही है ना? कोई डिस्टरबेंस वगैरह कुछ नहीं है ना? नो मैम। ओके ओके फाइन। तो हम देख लेते हैं क्षार अग्नि कर्म विधि के बारे में, जो आचार्यों ने मेनली वाग्भट ने क्या बताया है उसके रिलेटेड टॉपिक्स। तो मेनली क्षाराग्नि कर्म विधि में क्या होता है कि क्षार का गुण दोष नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ इवन मृदु क्षार होते हैं, और फिर उसके साथ साथ तीक्ष्ण क्षार होते हैं। वो कौन से कंडीशंस में इंडिकेटेड होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो अग्निकर्म उसके अलावा सम्यक दग्धा और फिर अधिदग्धा वगैरह के एक एक पॉइंट्स के साथ इलेक्शन में पूछ लेते हैं। तो हम पहले क्षाराग्नि कर्म विधि की ओर चले जाते हैं। क्षाराग्नि कर्म विधि, तो मेनली इसमें पहले ही फर्स्ट लाइन जो बताते हैं वो मेनली सर्व शास्त्रानि शस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहूनि तत् का बताते हैं। तो मेनली सर्व शास्त्र सभी टाइप्स ऑफ वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे श्रेष्ठ करके जो बताते हैं वो मेनली क्षार कर्म के बारे में ही श्रेष्ठ करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली छेद्या बेद्या वगैरह जो भी कर्म करना है, और फिर उसके साथ साथ इवन कृच्छ्रसादि जो भी व्याधियां होते हैं उसमें भी मेनली इंडिकेटेड जो होता है वो क्षार कर्म होता है, वो मेनली क्षार कर्म होता है करके इसमें मेनली कोटेशन में बता दिया है कि संहिता लिया है ना? हाँ। ओके ओके फाइन। तो मेनली वही है जो सर्वशास्त्रान शास्त्राणाम क्षारः श्रेष्ठ, सबसे शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ क्षार है करके आचार्य ने बता दिया। और फिर छेद्य बेद्य वगैरह कर्म में इंडिकेटेड है, और फिर दुक्कावचार्य स्रस्तेसु करके जो बताते हैं मतलब कृच्छ्र साध्य वगैरह जो भी कंडीशंस होते हैं, और फिर इवन उसके साथ जो अर्बुदा वगैरह जो इंडिकेटेड है, ऐसा जो कंडीशंस में भी इवन शस्त्र कर्म वगैरह इंडिकेटेड नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके साथ साथ अधिकृच्छ्र रोग वगैरह में भी इवन पानीय क्षार दे सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। पानीय क्षार के बारे में आचार्य यहाँ पे बता दिया है। तो मेनली हम क्षार देख लेते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ क्षार होते हैं मेनली, पानीय क्षार और फिर प्रतिसारणीय क्षार। प्रतिसारण मतलब लेपन करते थे उसको प्रतिसारणीय क्षार बोलते हैं। पाना मतलब इंटरनली हम ले लेते हैं उसको पानीय क्षार बोलते हैं। तो पानीय क्षार मेनली मंदाग्नि कंडीशंस में यूज करते हैं, ऐसा सोचना। पाना मंदाग्नि, तो पाना हम जब पाना करते हैं हमें कुछ अग्नि वगैरह ठीक नहीं है तो हम सॉलिड फूड को अवॉइड कर लेते के बाद सिर्फ पाना वगैरह ले लेते हैं, कुछ मेडिकेटेड वाटर वगैरह ले लेते हैं, ऐसा सोचना। तो पाना वगैरह मंदाग्नि कंडीशंस के लिए इंडिकेट होता है। और फिर इसके साथ से नेक्स्ट जो लाइन में है वो मेनली पानीय क्षार की प्रयोग के बारे में बताते हैं। मेनली पानीय क्षार कहाँ पे इंडिकेटेड है उसके बारे में बताते हैं। मेनली अर्षा, अग्निसाधा, अश्मरी, गुल्मा, उदरा और फिर गरादिशु, इवन विष रोग में भी पानीय क्षार वगैरह इंडिकेटर होते हैं करके ये एक बार क्वेश्चन पूछा था। इन विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस पानीय क्षार इज इंडिकेटेड करके पूछा था। उसमें ऑप्शंस में यही था, ऑल द अबव था आंसर। उसमें गुल्म रोगा, उदर रोगा, इवन विष रोगा वगैरह जो भी दिया था। तो इसलिए इसको 3 स्टार मार्किंग कर लेना, मेनली ये पानीय क्षार का 3 स्टार मार्किंग कर लेना। और फिर इसके साथ साथ मेनली अन्य क्षार प्रयोग के बारे में बताते हैं। ये अन्य क्षार प्रयोग मेनली प्रतिसारणीय क्षार के बारे में आचार्य बताते हैं। वो मेनली योज्य, सक्षान, मशक, श्वित्र, बाह्यर्ष, कुष्ठ, सुक्ति और फिर बागंतरा, अर्बुदा, ग्रंथि, दुष्ट नाड़ी व्रण वगैरह के बारे में ये जो लाइन बताते हैं वो प्रतिसारणीय कंडीशन, प्रतिसारणीय क्षार की इंडिकेशन के बारे में बताते हैं। तो मेनली दुष्ट व्रण और नाड़ी व्रण में इंडिकेटेड है, इसलिए उसको 3 स्टार मार्किंग इसको दे देना। प्रतिसारणीय के इंडिकेशंस में दुष्ट व्रण और नाड़ी व्रण दोनों को इंडिकेटेड है। एक बार इसका भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड करके पूछा था, नॉट इंडिकेटेड फॉर प्रतिसारणीय क्षार करके बताया था।
तो बहुत सारे डिसीजेस दिए थे, उसमें सिर्फ व्रणा करके भी दिया था, दुष्ट व्रणा, नाड़ी व्रणा वगैरह उसमें है ही नहीं। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉट इंडिकेटेड करके प्रतिसारणी अक्षर पूछते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जो इंडिकेटेड है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो मेनली मशगा वगैरह कंडीशंस में वो इंडिकेटेड, मशगा वगैरह जो होते हैं मेनली शुद्र व्याधिया में जो बताया है उसके बारे में बताते हैं। और फिर शुत्रा कंडीशंस में, बाह्य आर्षा कंडीशंस में, पुष्टा कंडीशन में, और फिर सुप्ति नंबनेस वगैरह आ जाते हैं। हमें बताते हैं कि बहुत नंब आ रहे हैं साइड में, तो हम क्या, अरे थोड़ा लेपन कर लो ना, वो ठीक हो जाते हैं करके, तो प्रतिसारण्य मतलब लेपन ही होते हैं, तो लेपन वगैरह इसमें इंडिकेट होता है। और फिर उसके साथ साथ भगंधरा वगैरह कंडीशंस होते हैं, भगंधरा, अर्बुदा, और फिर ग्रंथि, और फिर दुष्ट व्रण, ऑफकोर्स व्रणा वगैरह होते हैं तो हम लेपना वगैरह कर देते हैं, इसलिए दुष्ट व्रणा और फिर नाड़ी व्रणा वगैरह कंडीशंस में भी मेनली प्रतिसारणी क्षार के बारे में इंडिकेट होता है। समझ में आ गया अभी? यस कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। आई थिंक चंद नहीं आया है ना अभी तक? नो। ओके, तो मेनली हमने पानीय क्षार और फिर प्रतिसारणीय क्षार को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्षार कर्म का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में आचार्य बताते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके बताते हैं। तो मेनली क्या है कि पित्तज रोगा और फिर उसके साथ साथ वातज रोगा, दुर्बल रोगी, ज्वरा, अतिसारा, हृदय विकारा, शिरो रोगा वगैरह जो भी इंडिकेशंस है उसमें मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके बताते हैं मेनली। तो इसमें मेनली क्या होता है कि पित्ते रखते चले अभले करके जो बताते हैं वो मेनली क्षार निषेध वाला कंडीशंस का फर्स्ट लाइन होता है। पित्त से कंडीशन, रक्त से कंडीशन, और फिर उसके साथ साथ मेनली वादज रोग कंडीशंस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ से सूत्र न तू भयो अभी यो वक्तव्य पित्ते रक्ते चले अभले, मतलब पित्ता, रक्त और फिर वादज रोगा वगैरह में मेनली ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। और फिर मेनली क्या होता है कि इसमें दुर्बला वाले लोगों के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। और फिर उसके साथ साथ अभला करके बताया है, ज्वरा, अतिसारा, खृन, मूर्ध रोगा और फिर पांडु अमया, अरुचि वगैरह जो भी कंडीशंस हैं उसमें भी मेनली इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके बताया। और फिर तिमिरा वगैरह और फिर उसके बाद संशोधना वगैरह या फिर शोधना वगैरह ट्रीटमेंट करने के बाद शोथा, इन्फ्लेमेशन कंडीशन और फिर उसके साथ साथ इवन अदर टाइप ऑफ डिसीजेस इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें भी नहीं करना है करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ भीरू लोगों में मतलब क्षार वगैरह को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं भीरू कंडीशंस में, और फिर गर्भिणी और फिर उसके साथ साथ ऋतुमती वगैरह कंडीशंस में, और फिर उसके साथ साथ फल योनि रोगा वगैरह कंडीशंस, उदावरता जैसे योनि रोगा वगैरह कंडीशंस में, और फिर अजीर्ण अन्न, अजीर्ण वगैरह कंडीशंस में, और फिर शिशु के लिए भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। और फिर उसके साथ साथ धमनी संधिस्थित रोगा वगैरह, धमनी आर्टरियल डिसीजेस वगैरह में भी इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके बताया है। और फिर उसके साथ साथ मेनली सेवनी गलन आविशु करके जो बताते हैं, इवन सिरा स्नायु संदिग्ध रोग में भी इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके बताया है। और फिर उसके साथ साथ मेनली क्या बोलते हैं कि मांस स्थान पे और फिर वृषणा, अंडकोशा, मेधा, नखा प्रदेश में, और फिर उसके साथ साथ मेनली श्रोता प्रदेश, वृषणा, मेधा और फिर श्रोता, नखा, अंधरा प्रदेश में भी इसके बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके बताया है। और फिर इवन ऋतु के बारे में आचार्य बताते हैं, मेनली वर्षा काल और फिर शीत काल में इसके बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये 2 स्टार मार्किंग करके रख देना। ये पूरा लाइन जो बताया ना वो पूरा 2 स्टार मार्किंग है। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस में क्षार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके है बताते। इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है उसका ही सिर्फ अंडरलाइन कर लेना, उसमें मेनली सिरा, स्नायु, तरुणास्थि वगैरह अंडरलाइन कर लेना, तरुणास्थि, सिरा, स्नायु वगैरह कंडीशंस में, और फिर उसके साथ साथ धमनी, संधि वगैरह कंडीशंस में, अजीर्ण कंडीशंस, अजीर्ण कभी भी हमें याद नहीं आता इसलिए अजीर्ण कंडीशंस में भी इवन क्षार प्रयोग का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने पानीय क्षार में मतलब मंदाग्नि कंडीशंस में पानीय क्षार इंडिकेटेड है करके बताया। तो इस तीर इधर आते हैं तो अजीर्ण कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके बताते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर अकॉर्डिंग टू द आचार्य क्या है कि
हम क्षार का अप्लाई करते हैं तो मेनली भीरू है या फिर सुकुमारा है, उसके हिसाब से अजीर्ण वगैरह में इंडिकेटेड करके कर सकते हैं, बाकी कंडीशंस में नहीं करना है करके बताते। उदावृता, योनि रोगा और फिर त्रिमिरा, संशोधा वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करने का, इवन श्वेत को भी अंडरलाइन कर रहे हैं, शोथ में हम क्षार को नहीं करना है करके। और फिर उसके साथ साथ देशी अल्पमांस वृषण मेढा वगैरह कंडीशन, और अल्प मांस प्रदेश वाले जगह पे भी मेनली क्षार को नहीं करना चाहिए करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ काला, दुर्दिना वगैरह कंडीशंस में, दुर्दिना मेनली मतलब चतुर्थी, अमावास्या वगैरह जो कंडीशंस आते हैं उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेट है। सो शीत ऋतु और फिर वर्षा ऋतु और फिर इवन हाईली उष्णा कंडीशंस में और फिर दुर्दिना कंडीशंस में मेनली क्षार का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ नेत्र रोग में, स्पेशली नेत्र रोग में, मर्त्म रोगों में या फिर द्रुत अक्षण मतलब मेनली हाईली कम्युनिकेबल वाले, हाईली एपिडेमिक वाला जो कंडीशंस आते हैं आई डिसीजेस में, उसमें भी मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके आचार्य बताए, वर्त्म रोग करके जो आचार्य बताते। तो ये सब क्षार का कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आचार्य ने बताया था। समझ में आ गया इसमें? यस मैम। तो नेक्स्ट आते हैं काला, मुष्कक, श्यामा, कदड़ी, पारिभद्रगान करके जो लाइन आते हैं, वहां से लेके मेनली अवर्तायाम था सदा करके, अवर्तायाम करके जो आता है, तो मेनली कृत्वा सुदाश्मम भस्मम द्रोणम त्वरित भस्मना करके इतना तक जो लाइन में आते हैं, वो पूरा क्षार प्रयोग, कैसे क्षार की प्रिपरेशंस होते हैं, मेनली मध्यम क्षार की प्रिपरेशंस के बारे में आचार्य बताते हैं। तो मध्यम क्षार के लिए क्या क्या ले सकते हैं वो एक बार, ये 1 स्टार मार्किंग है इसमें। मेनली मध्यम क्षार के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, तो मेनली पारिभद्रका, अश्वकर्णा, महावृक्षा, पलाशा और फिर उसके साथ साथ कुटजा, अर्जुना, पूदीकरंजा, नक्तमाला वगैरह जो भी है वो सब मध्यम क्षार में इंडिकेटेड होते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि पलाशा को थोड़ा अंडरलाइन करके रख लेना, पलाशा वगैरह जो है, पलाशा मेनली मध्यम क्षार में आ जाते हैं। और फिर महावृक्ष, ऐसा 2-3 थिंग्स को अंडरलाइन करके रख लेना। तो उसमें से 1 स्टार मार्किंग है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्षार का कैसे है प्रिपरेशन उसके बारे में बताते हैं। तो क्षार आप पढ़ के आए हैं कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो जो भी ड्रग्स है वो सबको ले लेते हैं और फिर उसके साथ साथ मेनली बाकी सभी लकड़ियां वगैरह लेके उसके साथ उसका कोशातकी या फिर जड़ा, पत्ता, फूल जो उसके है वो सब लेके उसके साथ साथ उसका जलन कर लेते हैं, मेनली फायर में रख देते हैं। और फिर उसके साथ साथ ये सब करने के बाद मेनली तिला की लकड़ियां भी लगने के लिए यहाँ पे बोला, तिला की लकड़ियां भी। और फिर इसके साथ साथ ये सब लकड़ियां के बाद इसको अग्निकरण करने के बाद जो भस्म बचता है वो भस्म को लेना है और फिर उसके साथ साथ ये भस्म को जल में भिगो के फिल्ट्रेशन करना है। मेनली 7 टाइम्स फिल्ट्रेशन वगैरह जो बोलता है वो क्षार गालना प्रोडक्ट्स, क्षार गालने के बारे में एक्सप्लेन करते हैं इसमें। तो ये है पूरा प्रिपरेशन नहीं होते हैं, है ना? सुन रहे हैं ना? हाँ मैम, अभी आ रही, बीच में आवाज बंद हो गई। ओके ओके ठीक है। तो ये होता है मेनली इसका क्षार की प्रिपरेशंस के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली ना, तो पिष्टुआ करके जो बताते हैं उसमें मेनली शिपेन, मृदो, निर्वाप्या, अपन, तीक्ष्णा चर के जो बताते हैं वो मेनली कैसे क्षार का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यूज कर सकते हैं करके इसके बारे में बताते हैं। तो मेनली मृदु क्षार कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तीक्ष्ण क्षार कहाँ पे यूज सकते हैं और फिर मध्यम क्षार कहाँ पे यूज कर सकते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि इसमें तीक्ष्ण क्षारा, मृदु क्षारा जो होता है, पहले तीक्ष्ण मृदु क्षारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मृदु क्षारा वगैरह के प्रिपरेशंस में क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसमें मेनली चूना, सिपा वगैरह जो भी अल्कलाइन कंपोनेंट्स है उसको यूज कर लेते हैं। और फिर तीक्ष्ण क्षारा के लिए क्या होता है कि मेनली दंती मूला, चित्रगा वगैरह हाई प्रोडक्ट वाले के लिए तीक्ष्ण क्षार वगैरह के लिए इसको यूज कर लेते हैं। वो यूज्ड प्रोडक्ट्स है, वो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। नेक्स्ट तीक्ष्ण, मध्य, मृदु, उसके बारे में मेनली क्षार प्रयोग के बारे में बताया, तीक्ष्ण, मध्य और फिर
मृदु क्षार के बारे में ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो तीक्ष्ण क्षार जो होते हैं वात के लिए यूज कर लेते हैं, तीक्ष्ण फॉर वाता। ये एक एक पॉइंट करके नीचे लिखना है। तीक्ष्ण क्षार जो होते हैं वो वातजा कंडीशंस के लिए यूज कर लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ मेनली कफजा और फिर मेधोज अर्बुद के लिए यूज कर लेते हैं। पित्तज सॉरी वातज कफजा और फिर मेधोज अर्बुद के लिए मेनली इसको यूज कर लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ मध्यम क्षार के बारे में बताया है। तो मध्यम क्षार जो होता है मेनली मध्यम रोग मार्ग में, और फिर इसके हमें लगता है कि ये क्षार से ठीक हो जाते हैं, ऐसे कंडीशंस के लिए मेनली मध्यम क्षार बताया है। और मृदु क्षार जो होते हैं मेनली पित्ता और फिर रक्तज अर्शा वगैरह कंडीशंस में, हाईली हाईली सेंसिटिव वगैरह कंडीशंस के लिए इसके बारे में यहाँ पे बता देते हैं। तो ये श्लोका मिल गया ना? यस मैम। ओके फाइन। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट 3 ओके, ये भी हो गया बलार्थम क्षीरपाने। तो ओके हो। तो मेनली आपको याद रखना है मृदु क्षार कहाँ पे यूज करता है। मृदु क्षार मृदु सेंसिटिव है, इसलिए पित्ता एंड रक्त। ऑलरेडी क्षार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस में पित्ता आते हैं, अगर यूज करना है तो मेनली मृदु क्षार यूज करना है करके आचार्य बताते हैं। तो वो है। और फिर इतना ही है। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली क्षार के गुणों के बारे में बताते हैं। क्षारो दशगुणाः शस्त्र तेजसोरपि कर्मकृत आचूषन्निव संरंभाद्रा गात्र पीड़ेनिव करके जो बताते हैं। मेनली क्षार के 10 टाइप्स ऑफ गुणास के बारे में बताते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि नादि तीक्ष्ण मृदु करके जो श्लोक आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी क्षार का गुणों के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो एक बार श्लोक पढ़ लोगे? यस। नाति तीक्ष्ण मृदु लक्षण पिच्छलः शीघ्रगः सितः शिखरी सुखनिर्वाप्यो न विशन्ति न चातिरूप। ओके, ये बाय हार्ट किया है कभी या फिर पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं, बाय हार्ट नहीं किया मैम। ओके, तो ये ऐसे है ना। लर्न है। नाति तीक्ष्ण नाति मृदु लक्षण पिच्छल शीघ्र हाँ शिखरी ठीक है, ये श्लोक सुखनिर्वाप्यो न। पढ़ने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, पर हम श्लोक का एक एक पॉइंट से फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज कमिंग अंडर क्षार गुणा करके पूछता है, तो हमें वो फेमिलियर होना चाहिए। इसलिए फेमिलियर होने के लिए एक पेपर में, जैसे पहले बोलते एक पेपर में सभी श्लोक लिख के चिपका देना है, वो भूलना मत, ठीक है। तो इसमें मेनली ना अति तीक्ष्ण होना चाहिए, ना अति मृदु भी होना चाहिए, मतलब मध्य में रहना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ मेनली श्लक्षणा वाले कंडीशंस में, और फिर इसके साथ साथ मेनली पिच्छिला, और फिर शीघ्र गुण होना चाहिए। हम मेनली कृच्छ्रसादि व्याधि वगैरह के लिए करना चाहिए, और उसमें भी वो स्लो एक्शन रहते हैं तो क्षार का गुण ही नहीं होता, इसलिए क्षार का एक्शन जो होता है वो शीघ्र होना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ मेनली शीघ्र सीता करके, मतलब शीघ्र करके पूरा बॉडी में फाइल करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ मेनली शिखरी करके बनाना चाहिए, मतलब वो स्प्रेडिंग कैपेसिटी का होना चाहिए। एक जगह पे हमने अप्लाई किया है तो बाकी एरियाज में भी वो जल्दी फाइल जाना चाहिए। और फिर सुख निर्वाप्या करके बताते हैं, मेनली जल्दी से वो शांत हो जाते हैं, उसको सुख निर्वाप्या करके बताते हैं। जैसे हमने आग जल गया तो आग के ऊपर हमने पानी डाल दिया तो जल्दी ही उसको बुझा देता है, मतलब छोटा एरिया में ही आग है तो एक बॉटल पानी से वो खत्म हो जाएगा। पर डिफरेंट एरियाज में वो फैल गया है या फिर बहुत हाई तीक्ष्ण वाले हैं, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हम जल्दी ही कम नहीं कर सकते। इसलिए वो हमें अगर वो क्षार की एरिया को कम करना है या फिर क्षार का इफेक्ट को समझना है तो वो कम इफेक्ट में होना चाहिए, मतलब जल्दी से उनका आफ्टर इफेक्ट्स को हमें रिड्यूस करना चाहिए करके बताते हैं। सुग निर्वाप्य करके यहाँ पे बताया, विश्वंदी करके जो बताते हैं, विश्वंदी भोजना करके विश्वंदी करके आते हैं। और फिर न च अति रुक करके आचार्य बताते हैं, मतलब अधिक कष्टकारी करके कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं, वो सब के बारे में है। और फिर इसके साथ साथ ये सभी गुण जो होते हैं क्षार शस्त्र और फिर अग्नि का कर्म में भी इसके बारे में हम डाल सकते हैं। मेनली शस्त्र तेजसोरपि कर्म, इवन शस्त्र में भी, और फिर उसके साथ साथ मेनली अग्नि कर्म, तेजस मतलब अग्नि कर्म वगैरह में भी इसके बारे में डाल सकते हैं। तो आपका सुश्रुत का क्षार कर्म का चैप्टर हो गया है क्या? यस मैम। ओके, तो उसमें सुश्रुत का गुण याद है, क्षार गुण? हाँ।
याद है? तो मेनली सुश्रुत ने अष्टगुणा और फिर अष्टदोषा करके बताया है। तो यहाँ पे वाग्भटा आते हैं तो 10 गुणास होते हैं, तो वाग्भटा 10 गुणास, और फिर सुश्रुत में मेनली 8 गुणास है। वो कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि कभी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सुश्रुता पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वाग्भटा भी पूछ सकते हैं। इसलिए 10 गुणास अकॉर्डिंग टू वाग्भटा और फिर 8 गुणास अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके, तो मेनली दूसरे आते हैं मेनली क्षार के प्रयोग के बारे में बताते हैं। वो है मेनली क्षार का मेनली क्षार साध्य गदे चिन्ह करके जो लाइन आता है ना, तो उसमें मेनली अगर क्षार हमने लगा दिया है तो ऑलरेडी क्षार करने के पहले हमें अर्बुद वगैरह कंडीशंस में छेदना वगैरह करना है, और फिर लेखना, रक्त विस्रोवना, क्योंकि वो एरिया पूरा क्लीन करने के बाद, जैसे हमने दिवाली में क्लीन करने के बाद भगवान को रखते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी मेनली वो एरिया को क्लीन करना है, और फिर उसके साथ साथ क्षार का एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट प्रोड्यूसिंग हो सकता है। इसलिए मेनली अर्बुदा वगैरह कंडीशंस में हम रख रहे हैं तो वहां पे लेखना, रक्त विस्रावना और फिर उसके साथ साथ छेदना वगैरह ट्रीटमेंट को कर लेना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ मेनली क्या करना है कि जहां पे हमने क्षार वगैरह को रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे एक सॉफ्ट क्लॉथ वगैरह लेके सॉफ्ट क्लॉथ से क्षार को अप्लाई करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ कितना देर तक इसको लगाना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली मात्रा शता करके आचार्य बताते हैं, मात्रा शता करके बताते हैं। मिल गया ना वो मात्रा शता? मात्रा शतम उपेक्षित तत्र अंशः स्व आवृतानाम करके, तो 100 मात्रा काल तक यहाँ पे वो क्षार को लगना चाहिए। ये जनरल जो बोलता है ये मात्रा शता करके बोलते हैं, पर बाकी जो कंडीशंस है, कंडीशंस डिपेंड हो रहा है। जैसे नेत्र रोग में और फिर नासा रोग में वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, नेत्रा और फिर उसके साथ साथ नासा वगैरह, तो ऐसी सॉफ्ट वाली जगह पे क्या है कि मात्रा 100 मात्रा काल तक नहीं रखना चाहिए। वो हम नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली हस्तेन यंत्रम कुर्वीदा करके जो आते हैं, वो मेनली गुदा वगैरह कंडीशंस में, अर्श वगैरह कंडीशंस में अर्श यंत्र वगैरह लेके गुद द्वार में अप्लाई करना है। मेनली अर्श में क्षार प्रयोग, हस्त वगैरह के हस्त में हमने यंत्र लेके उसके पकड़ के मेनली क्षार प्रयोग वगैरह करना चाहिए करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ करने के बाद क्या है कि वो क्षार बाहर निकलने नहीं आती, क्योंकि एक बार हमने गुदा वगैरह में अप्लाई करने के बाद फिर से बाहर आने की चांसेस होते हैं। इसलिए यंत्र वगैरह के साथ या फिर पैकिंग, सील्ड पैकिंग वगैरह की तरह हमने गुदा एरिया को प्रॉपरली बंद करके रखना है करके आचार्य बताते हैं। और फिर नासार्श वगैरह और फिर इसके कर्णार्शा कंडीशंस में क्या क्या करना चाहिए करके बताते हैं। नासार्शा और फिर कर्ण आर्शा कंडीशंस में कितने देर तक ये क्षार को लगना चाहिए। मेनली क्या है कि नासार्शा और कर्णार्श में 50 मात्रा काला करके आचार्य बताते हैं। 50 मात्रा काला, समझ में आ गया? यस। ठीक है, 9:30 हो गया। तो मेनली संयुग नासिगानाया मात्रा विदार्य पंचाशता, पंचाशता करके जो बोलता है मेनली 50 मात्रा का था। मात्रा विदार्य पंचाशत तद्वत अर्शांसी कर्णजे करके बताते हैं, तद्वत दर्शांसी कर्णजे करके बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि नासा रोगा और फिर कर्ण रोगा वगैरह में मेनली इसके बारे में बता, नासार्शा और फिर कर्णार्शा में मेनली 50 मात्रा काल तक रखना चाहिए। तो जनरल में हमें 100 मात्रा काल तक बताया है, तो यहाँ पे 50 मात्रा काल तक रखना चाहिए। समझ में आ गया ना? यस। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली क्षार का पश्चात कर्म के बारे में आचार्य बताते हैं। क्षारम प्रमार्जनेनानु परिमृज्यावगम्याचा करके जो बताते हैं, मेनली क्षार वगैरह के एप्लीकेशन के बाद क्या है कि वहां पे सॉफ्ट क्लॉथ से हमें पैक करके रखना है। और फिर उसके साथ साथ रखने उसके जगह से जो ऊपर वाली एरिया से बाकी जगह पे क्षार वगैरह आ गया है तो वो एरिया पे मेनली क्षार को निकाल देना है। और फिर उसके साथ साथ वहां पे मधु का लेपन करना चाहिए, क्योंकि क्षार ऑलरेडी तीक्ष्ण वगैरह क्वांटिटी है, तो फिर इसलिए तीक्ष्णता को रिड्यूस करने के लिए मेनली मधु लेपना करके वहां पे बताया है। और फिर इसके साथ साथ घृता और फिर मधु को भी कंबाइन करके भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इवन
कोल्ड ऑलरेडी हमने तीक्ष्ण अप्लाई किया, इसलिए शीत वाली कोई भी द्रव्य को वहां पे अप्लाई कर लेते हैं। वो है मेनली दुग्ध, मस्तु वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है। हमने मस्तु के बारे में पिछले दिन क्लास में लिया है, तो मस्तु में अगर विष मिला दिया तो क्या होता है करके हमने अनरक्षा अध्याय में पढ़ा था। वो क्या था? कपोतवर्ण। मस्तु कपोतवर्ण का। तो यहाँ पे वो दूध और फिर मस्तु अप्लाई करना चाहिए, और फिर कांची वगैरह द्रव को वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कांची वगैरह को वॉश कर सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ एष्टि मधु, और फिर उसके साथ साथ इवन मधु वगैरह के साथ साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन जलना कंडीशंस में, हमें दग्ध कंडीशंस में जो भी अप्लाई कर लेते हैं मेडिसिन, उसको भी वहां पे रख सकते हैं। मेनली हमने शतद उद्गृदा वगैरह के कंडीशंस में मेनली प्रैक्टिस में इसके बारे में यूज कर लेते हैं। तो वो ओके। तो ये क्षार का क्या हो कि वन लाइन में कोटेशन जो पढ़ा है वो याद है ना? फर्स्ट वाला श्लोक क्या मैम? नहीं, सुश्रुत का एक लाइन का कोटेशन था, तत्र शरणात् शरणात् दो अवशार है, हाँ, वो ये था ना उस टाइम पे? हाँ ओके हाँ। ओके, एक्सप्लेन नहीं कर रही है हम। सीरा क्षारदग्ध व्रण का रोपण की ओर चले जाते हैं। क्षारदग्ध व्रण, तो क्षारदग्ध वगैरह कंडीशंस होते हैं, हमने बहुत ज्यादा क्षार को लगा दिया है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या क्या लग सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। धान्य अम्ला रख सकते हैं, और फिर एष्टि मधु रख सकते हैं, और फिर तिल नाला वगैरह जो बताते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली अर्शों वगैरह कंडीशंस में भी बाद में क्षार प्रयोग के बाद जो होता है उसमें भी मेनली तिला वगैरह और फिर उस एष्टि मधु वगैरह का घृत के साथ अप्लाई कर सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम स्किप करके जाते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं मेनली सम्यक दग्धा और फिर दुर्दग्धा वगैरह का एक लाइन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी हमने पिछले क्लास में भी किया था, पक्को जम्बो सितम करके जो बताया है वो मेनली सम्यक दग्ध लक्षण करके। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लक्षण ऑफ सम्यक दग्ध करके पूछा था। मेनली ताम्र वर्णा, पक्को जम्बो वर्णा, और फिर उसके साथ साथ मेनली किलाटा हरा वर्णा, कुछ कुछ कृष्ण वर्णा करके ऑप्शंस में बताया था। इसलिए पक्को जम्बो फला सदृश जो होते हैं वो मेनली सम्यक दग्ध कंडीशंस में आते हैं। दुर्दग्ध ये भी इंपॉर्टेंट है, पक्को जम्बो हमें पता है, पर दुर्दग्ध क्या होता है कि मोस्टली थोड़ा कृष्ण वर्णा वगैरह इसका इन लक्षण में बता देते हैं। इसलिए इसमें यह बताया कि मेनली ऑपोजिट है, सम्यक दग्ध जो भी बताया उसका ऑपोजिट होते हैं। उसके साथ साथ उसमें मेनली तो ताम्र की तरह वर्ण आ जाते हैं, ताम्र वर्ण जैसे बताते ताम्र ताम्रदा तोद कण्वादे दुर्दग्धम करके जो बताते हैं, ये सब दुर्दग्ध का लक्षण आ जाते हैं। उसमें मेनली हमें कंडू वगैरह आ जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ तोदा प्रिकिंग सेंसेशन, और इवन ताम्र जैसे कलर जो आ जाते हैं वो सब मेनली दुर्दग्ध लक्षण के बारे में बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली ये दुर्दग्ध वाले कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं। दुर्दग्ध कंडीशंस ये भी एक बार पूछा था, दुर्दग्ध कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं। अगर क्षार को कंप्लीटली स्टॉप करना है, या फिर आत्मिकर्म करना है, या फिर इंटरनल मेडिसिन लेना है, या फिर पुनः क्षार प्रयोग करना है। तो हम कभी नहीं सोचते कि अगर ऑलरेडी क्षार से दुर्दग्ध हो गया है तो फिर से क्षार अप्लाई करना है कैसे, हम सोच लेते हैं और बाकी सबको हम क्लिक कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर भी पुनः क्षार प्रयोग भी यहाँ पे बोला, पुनः क्षार प्रयोग वगैरह दुर्दग्ध व्रणा वगैरह कंडीशंस में फिर से हमें वहां पे दग्धता या क्षार से दग्धता को प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो सम्यक दग्ध बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक बार जल गया है वो एरिया को ज्यादातर फिर से जलाते हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम सोचते हैं तो थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स का अनटोवर्ड इफेक्ट हो गया है, फिर से हम दर्द कर सकते हैं क्या। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं डिस्कस करते हैं, सिर्फ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोचते हैं तो दुर्दग्धता होते हैं तो फिर से क्षार प्रयोग करना है वो सोचना है दुर्दग्ध कंडीशंस में। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली अतिदग्ध लक्षण के बारे में बताते हैं। अधिदग्धे स्रवेद रक्तम मूर्छादाह ज्वरादया करके, मतलब सेप्सिस कंडीशंस में जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो अधिदग्ध व्रण में क्या होता है कि स्रवेद रक्तम, रक्तस्राव हो जाते हैं, और फिर इस रक्तस्राव सेप्सिस कंडीशन बहुत सारे रक्त वगैरह जाते हैं तो हम फेंट हो जाते हैं, दाहा हो जाते हैं, ज्वरा सेप्सिस कंडीशंस में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, ज्वरा वगैरह आ जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ मेनली
पाग राग जैसे लक्षण में आ जाते हैं करके इनका टीका में इसके बारे में बता रहे हैं। हम सिर्फ मूर्छा दाह ज्वरा कंडीशन से आ जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में ही सोचना है। हमें एक इन्फेक्शन, हमें एक वुंड आ गया है, एक वुंड आ गया है क्षार की वजह से, तो वो क्षार की वजह से क्या होता है वही मन में रखना है। तो ऑलरेडी एक वुंड आ गया है तो वहां से रक्त स्रावन हो जाते हैं, और बहुत सारे रक्त स्राव हो जाते हैं तो हम मूर्छा में पेंड हो जाते हैं, और फिर बहुत मूर्छा, उसके साथ साथ वो वुंड एरिया पे दाहा वगैरह बर्निंग सेंसेशन भी हो जाते हैं। और फिर अगर हमने वुंड को अच्छे से नहीं देखा है, केयर नहीं किया है, तो वहां पे इन्फेक्शन की वजह से इवन फीवर वगैरह कंडीशंस भी आ जाते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये है मेनली अतिदग्ध के बारे में बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली अतिदग्ध गुद लक्षण के बारे में बताते हैं। मेनली अतिदग्ध गुद में क्या हो सकते हैं? तो अतिदग्ध गुद में क्या होता है कि मेनली हमारा सेंसरी सॉरी हमारे नॉर्मल कंडीशंस वगैरह वहां पे बंद हो जाते हैं। मेनली विशेषत बिन मूत्र संरोध, बिट और मूत्र नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां का नर्वस चैनल्स को ब्लॉक हो गया है, या फिर पेशेंट शॉक में चले गए हैं अतिदग्ध की वजह से। कोई भी कंडीशंस हो, बिट और मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं वहां पे। और फिर उसके साथ साथ इवन ऑपोजिट भी हो सकते हैं। मेनली क्या होता है कि उसका ऑपोजिट में मेनली अति प्रवृत्ति भी हो सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ नपुंसकता, क्योंकि वो सब सेक्सुअल ऑर्गन्स भी उसके साथ साथ है, इसलिए क्षार प्रयोग जो होता है मेनली नपुंसकता को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इसलिए नपुंसकता को आ जाते हैं। या फिर गर्भिणी वगैरह में हमने कंडीशंस में कर दिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली गुदा भाग का। गुदा एक मर्म प्रदेश होते हैं। गुदा एक मर्म प्रदेश होने की वजह से मेनली वहां पे मृत्यु वगैरह होने का चांसेस भी हो जाते हैं। समझ में आ गया? अतिदग्ध गुदा यस मैम। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके बारे में बताया था। अतिदग्ध गुद का लक्षण क्या क्या होते हैं? अतिसारा या फिर विटमूत्र संरोधा, नपुंसकता करके, नपुंसकता अंडरलाइन करके रख लेना। नपुंसकता हमें कभी भी याद नहीं आता है, मेनली अतिदग्ध कंडीशंस में नपुंसकता करके इसके बारे में आचार्य ने बताया, तो नपुंसकता एक बार देख लेना है। और फिर इसके साथ साथ मेनली श्रोत्रादि दग्ध के बारे में आचार्य बताते हैं, श्रोत्रादि दग्ध वगैरह। उसके पहले हम अतिदग्ध नासा लक्षण देख लेते हैं। तो अतिदग्ध नासा में मेनली नासा या नासिका वंशाधरणम कुंजनोद्भव करके बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नासिका में शारा वगैरह करने के बाद क्या होता है कि नास में से हमें जैसे स्नीजिंग और फिर राइनाइटिस वगैरह हो जाते हैं, उसी तरह वाटरी राइनाइटिस की तरह हो जाते हैं। और फिर नासा वगैरह जो होते हैं बहुत सेंसिटिव सॉफ्ट टिश्यू लेवल का होता है। तो सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से मेनली नासा का सेप्टल रीजन रप्चर हो जाते हैं, सेप्टल रीजन ऑफ द नोज वगैरह, इवन द नेसल सिस्टम रप्चर होने का चांस हो सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली सुगंधा और दुर्गंधा वगैरह हम नाम नहीं ले सकते हैं। इवन ऑल द सेंसरी पैसेजेस विल बी ब्लॉक। जैसे राइनाइटिस जैसे सिम्टम्स है, उसी तरह कभी कभी हमें राइनाइटिस होते हैं तो हमें स्मेल वगैरह हम फील नहीं कर सकते ना, उसी तरह यहाँ पर भी वो लक्षण बताया है, कुंजनोद्भव करके बताया है। और फिर भवच विषया ज्ञानम करके हम कोई भी विषय या फिर कोई भी स्मेल, नासा का विषय जो होते हैं परसेप्शन ऑफ स्मेल होते हैं, तो विषय का अज्ञानम करके हमें कोई भी स्मेल परसेप्शंस वगैरह नहीं होते हैं करके बताते हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट आते हैं श्रोत्रादि दग्ध के बारे में बताते हैं। तद श्रोत्रादिगेष्वपि करते जो बताते हैं मेनली अतिदग्ध वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी परमानेंट बाधिरिया जैसे सिम्टम्स यहाँ पे आ जाते हैं। शब्द, रूपा, रसा वगैरह के एक एक सेंसरी परसेप्शन को ब्लॉक कर लेते हैं। अगर नासिका में हुआ है तो मेनली स्मेल परसेप्शन है, अगर आंख में हुआ है तो विजुअल परसेप्शन नहीं होते हैं, और फिर श्रोत में हुआ है तो शब्द वगैरह नहीं सुन सकते हैं। वो सब जनरल है, उसमें उतना इंपॉर्टेंट वाला नहीं। और फिर शार का शमन कर्मा वगैरह के बारे में आचार्य बताते हैं। विशेषादत्र करके बताते सेक और अम्लेर लेपो, अम्ले लेपो करके, अम्ल लेपना वगैरह कौन सी कंडीशंस में इंडिकेट है करके पूछते हैं, इसलिए अम्ल द्रवा अम्ल लेप करके है, उसका 3 स्टार मार्किंग करके इसका अंडरलाइन कर लेना, अम्ल लेपा किसमें इंडिकेट है करके। तो और फिर उसके साथ साथ मृदु, मधु, गृदा, और फिर उसके साथ साथ इवन तिला वगैरह, तिला, मधु, गृदा वगैरह का अप्लाई कर लेना है करके। तिला और फिर मधु, गृदा वगैरह के साथ बहुत सारे रेसिपीज बनता है ना, तिला के साथ गृदा और मधु डाल के,
तिला की लड्डू, तिला के साथ साथ गुड़ के साथ जो बनाते हैं, तो Yes. मेनली आप सोच लेना, और तिला और फिर मधु और फिर गृदा के साथ हम कुछ स्वीट प्रोडक्ट्स बनाया है। और फिर अधिदग्धा वगैरह होते हैं तो शीता वगैरह कोई भी कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए आज्य और फिर मधु वगैरह, दो उष्णवीर्या है पर मधु और गृदा साथ में मिलते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज और भी बढ़ जाते हैं, इसलिए मधु गृदा वगैरह के साथ इसका तिल का लेपन करना चाहिए करके। और फिर वात पित्ता हरा वगैरह जो भी कंडीशंस है वो सब हम कर सकते हैं। शीतल उपचार, मेनली क्षार तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए जो भी शीतल उपचार है वो है हम कर सकते हैं। और फिर इसमें मेनली अम्ल रस स्पर्श वगैरह में शीतल होता है, और फिर इसके साथ साथ मधुरता भी प्रोड्यूस होता है। और फिर इसमें मेनली अम्ल पेय पदार्थ वगैरह जहाँ पे अप्लाई कर लेना है करके आचार्य बताते हैं। अम्ल पेय, तो मेनली अम्ल पेय या फिर अम्ल लेप, अम्ल पेय और अम्ल लेपा कहाँ पे इंडिकेटर है करके पूछते हैं तो क्षार का शमन कर्म में यहाँ पे आचार्य ने बताया, क्षार शमन कर्म में आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो मेनली क्षार प्रयोग से हानि या फिर लाभ के बारे में यहाँ पे आचार्य बताते हैं। क्षार प्रयोग की वजह से इसमें क्या होता है कि क्षार वगैरह का मेनली अयोग्य चिकित्सक वगैरह कर सकते हैं। भेषज क्षार शस्त्रेश्च न सिद्धान प्रसादनात् करके जो बताते हैं, अगर कोई भी आचार्य को क्षार और फिर अग्निकर्म नहीं करना आता है, ऐसे कंडीशंस में उन्होंने विषा अग्नि शस्त्र वगैरह जो भी होते हैं उसको यूज किया है, तो यूज करने के बाद क्या होता है कि मेनली वो पेशेंट्स मर जाने का चांस होते हैं। वज्र जैसे हमें बिना जाने हुए हम वज्रायुध को यूज कर देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी पेशेंट्स का डेथ होने का चांसेस होते हैं। और फिर ये योग्य चिकित्सक के तौर पे ही इसको करना चाहिए। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इवन कृत्र साध्य रोगों को भी हम क्लियर कर सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। ये सब चार अग्नि कर्म विधि होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं अग्नि प्रयोग, अग्नि कर्म के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अग्नि का शारादबी करके जो बताते हैं, अग्नि ही शारादबी करके जो बताते हैं उसका लाइन कोटेशन है यहाँ पे। इसमें शार समझ में आ गया ना, उसमें कुछ डाउट वगैरह नहीं है ना? No, ma'am. ओके, तो मेनली अग्नि वगैरह कंडीशंस में दग्ध के बारे में बताते हैं, तो ठीक क्षार की तरह ही यहाँ पर भी समिग्ध और दुर्दग्ध वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि कर्म की प्रधानता के बारे में बताते हैं, मेनली श्रेष्ठ दग्ध करके, श्रेष्ठ करके बताते हैं। तो क्षार अग्नि कर्म वगैरह चैप्टर के बारे में बताते हैं तो सब श्रेष्ठ होते हैं, इवन क्षार भी श्रेष्ठ होते हैं, दग्ध भी श्रेष्ठ होते हैं, तो दोनों का श्रेष्ठ करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, अग्निकर्मा के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो सब इम्पोर्टेंट है, हम नहीं निकाल लेते। अग्निकर्मा प्रयोग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म का प्रयोग के बारे में आचार्य जो बताते हैं वो मेनली त्वचा मांसा करके जो बताते हैं वो इसके बारे में है। त्वचा मांसा वगैरह में इंडिकेटेड है, वो मेनली इंडिकेटेड जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा मांसा सिरा स्नायु संधि और अस्थि प्रदेश, त्वचा मांसा सिरा स्नायु और फिर संधि, तो TMSSS, TM SSS करके कहीं पे लिख लेना, TM SSS में हमें अग्निकर्म करना है करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मार्किंग वाला कंडीशंस होते हैं। इवन हम त्वचा कंडीशंस में, मांसा कंडीशंस में सिरा स्नायु संधि और फिर अस्थि, तो अस्थि भी है मेनली, उसके लिए एक नेमोनिक डाला था, मांसा तास, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, उसका नेमोनिक में भूल गई। त्वचा सिरा, त्वचा मांसा, त्वचा के बाद मेनली मांसा, मांसा के बाद सिरा स्नायु संधि और फिर अस्थि, इवन 6 प्रदेश होते हैं जहां पे अग्निकर्म के बारे में इंडिकेटेड करके यहाँ पे बताते। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? Yes, yes, ma'am. ओके, तो इसका नेमोनिक में देख लेते हो, ओके, इसका नेमोनिक में जरूर बताती हूँ मैं, अग्निकर्म का इंडिकेशंस वाला वो ग्रुप में डाल देती हूँ। वो हो गया मेनली, उसके साथ जो होता है वो मेनली अग्निकर्म का प्रयोग हो गया। और फिर त्वचा और फिर मांस रोग करके एक एक करके ले लेते हैं, तो उसमें कुछ इंडिकेशंस वगैरह, कुछ डिसीजेस के इंडिकेशंस वगैरह में करने के लिए बोलते हैं। मशगा और फिर अंगग्लानि और फिर शिरोरोगा मंथा, और फिर उसके साथ साथ त्वचा दाह वगैरह कंडीशंस में
अग्निकर्म करने के लिए बोले। ये सब त्वचा रिलेटेड इंडिकेशंस में इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो अग्निकर्म में इसको टच कर लेते हैं वो मेनली त्वचा वगैरह का स्किन लेवल के कर लेते हैं। और फिर मांस रोग में मेनली मांसा वगैरह में अर्शा आ जाते हैं, भगंदर आ जाते हैं, अर्शा भगंदरा ग्रंथि दुष्टव्रणा और फिर नाड़ी व्रणा वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब है मांस रोग कंडीशंस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ सिरादि रोगा में मेनली वर्त्म रोग, नेत्र वर्त्म रोगा में श्लिष्ट वर्त्म, रक्तस्रावा, नीली, सिरा अनुच्छेदित व्यथा, और फिर उसके साथ साथ स्नायु संधि अस्थि दंतनाटी वगैरह कंडीशंस में भी इसका सिरादि कंडीशंस में इंडिकेटर होते हैं। और फिर अग्निकर्म का मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म का मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होता है कि इसमें अंधा शल्य सजा, भिन्न कोष्ठान, भूरि व्रणादुरान करके जो बताते हैं, मेनली इसमें क्षार प्रयोग का निषेध में क्या होता है कि जो भी कंडीशंस में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इसमें शल्य ऑलरेडी अंतः शल्य और फिर बहिरंतश्च शल्य और फिर आभ्यंतर शल्यस्ता करके जो दोनों क्लासिफिकेशन है। तो ऑलरेडी आभ्यंतर शल्य जो कंडीशंस होते हैं, इंटरनली जो भी एक्सटर्नल थिंग्स वगैरह आते हैं और फिर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसकी वजह से अगर दिक्कत होती है तो वहां पे अग्निकर्म वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटर अंध शल्य करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ भिन्न कोष्ठा करके मेनली हेमोलिटिक डायरिया वगैरह कंडीशंस, हीम डायरिया वगैरह करके जो कंडीशंस है उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पित्त वृद्धि हुई है और भी हमें पित्त वृद्धि करने के लिए क्षार वगैरह का एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ मेनली कोष्ठा का प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स कंडीशन, ये सब हाईली इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, इन सभी में नहीं करना चाहिए करके बताते हैं। तो ये 3 है वो याद रखना है। मेनली क्या क्या है वो 3? निषेध में ना मैम, हाँ, निषेध में भिन्न कोष्ठ हाँ, और शल्य अगर अंदर तक गया होगा अंत शल्य, और जो पित्तज वगैरह होगा। हाँ, मेनली क्या होता है कि बिना कोष्ठक के अलावा इवन रक्त वाले गुद अंत प्रदेश से अश्रु, अगर रक्त हो रहे हैं। हेलो, हाँ अंत अश्रु जी हाँ वो रक्त। हाँ, ओके ओके, अंडर स्विच करके जो भी है, ये तीनों को एक बार अंडरलाइन करके रख लेना। ये 2 स्टार मार्किंग वाला है, ये तीनों है ना 2 स्टार में एक बार पूछा था, 2 स्टार मार्किंग वाला है, मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं, पर बाकी सभी का कभी पूछना नहीं। 3 स्टार मार्किंग को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो ये है। और फिर उसके साथ साथ मेनली अग्निकर्म का निषेध हो गया, और फिर सम्यक दग्ध का पश्चात कर्म वगैरह के बारे में आचार्य बताते हैं। सम्यक दग्ध में क्या कर सकते हैं, सम्यक दग्ध में मेनली घृता मधु वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं, और फिर एष्टि मधु वगैरह स्निग्धा शीत वाले प्रोडक्ट्स को हम लेपना प्रदेहा जैसे कंडीशंस में अप्लाई करने चाहिए। तो विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस में प्रदेहा ऑफ घृता और मधु इज इंडिकेटेड करके पूछता है, तो वहां पे सम्यक दग्धा और फिर अग्निकर्मा कंडीशंस वगैरह का के बारे में ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर स्निग्ध शीदे प्रदेहे वो ओके। और फिर नेक्स्ट सम्यक दग्ध का लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मेनली सम्यक दग्ध में सिरावेदा वगैरह कंडीशंस करने के बाद अग्निकर्मा वगैरह के बाद त्वचा दाह वगैरह होते हैं, तो वहां पे लसिका युक्त स्रावा वगैरह होते हैं। और फिर ताल फला, हमने पक्को जम्बू फला कहाँ पे बताया था? सम्यक क्षार लक्षण। चार, तो यहाँ पे ताल फला बोला है, पक्को जम्बू फला और फिर ताला। तो हम अग्निकर्मा का शलाका वगैरह का कर लेते हैं, तो शलाका हम ऐसे नहीं लेके आते हैं, हम एक ताल में लेके आते। ताला मतलब एक वेसल, एक ताल में लेके आते हैं, तो वेसल में हम अग्निकर्मा का शलाक लेके आते हैं, इसलिए ताला कर या मतलब ताला फला करके इसमें बताया है। और फिर नेक्स्ट आते हैं पक्को ताला, और फिर इसके साथ साथ कपोत वरना करके बताते हैं। कपोता, तो मस्त कपोता ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो उसके साथ साथ मस्त कपोता पे अग्निकर्म ऐसा करके सोच लेना। मस्त कपोता पे अग्निकर्म, तो मस्त कपोता है इसलिए हमें उसको फ्राई करना है। मस्त कपो पिजन फ्राई वगैरह होते हैं ना, इसलिए हमें मस्त कपोता को अग्निकर्म करना है। तो ऐसा होते है तो हमें कपोत वर्ण यहाँ पे मिल जाते हैं।
और उसमें ज्यादा वेदना वगैरह नहीं हो, अधिक वेदना वगैरह नादि वेदनम करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ दग्धस्थाना जगदस्थाना वगैरह में क्या होता है कि वो जल्दी ही हील हो जाते हैं। सुरोहा रोपणा करके जो बताते हैं वो होता है। और फिर उसके साथ साथ वहां पे रक्तस्रावा वगैरह को अरेस्ट हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली लसिका युक्त स्रावा वगैरह, मतलब पस वगैरह कंडीशंस के साथ पस वाटर वगैरह निकलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पस वगैरह निकलते हैं तो ऑलरेडी सेप्सिस हुआ है करके इसका लक्षण में बताते हैं, इसलिए लसिका युक्त स्रावा नहीं होना चाहिए। ओके, लसिका युक्त स्रावा, ओके ओके। शब्दवल्ली लसिका शब्द शब्दवल लसिकानुदान करके बता, लसिका युक्त स्राव होना चाहिए करके, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए करके बताते हैं। और फिर पक्व तालफला और फिर कपोत वर्ण करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो ये सर सम्यक दग्ध के बारे में आचार्य बताते हैं। तो मेनली सम्यक दग्ध में क्या होता है कि शब्दवल शब्दवल करके जो बताते हैं, मेनली उसका आवाज आना चाहिए, मेनली बर्न्ड स्किन वगैरह का जो छू करके साउंड आता है ना, वो भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ पस रिलेटेड वाटर वगैरह का, और फिर उसके साथ साथ पक्व ताल परेका का रक्षण, और फिर इवन कपोद आववरना, और फिर जल्दी हील होना चाहिए, और नादि वेदनम करके जो बताते हैं। ये सब मेनली सम्यक दग्ध के बारे में 3 स्टार मार्किंग वाला है सम्यक दग्ध के बारे में। और फिर दुर्दग्ध के बारे में बताते हैं। दुर्दग्ध में मेनली क्या होता है कि प्रमाद दग्ध दग्धवत सर्वे दुर्दग्धा दुग्धर्दा अत्यर्थ दग्धयो करके बताते हैं। मेनली क्या होता है कि इसका सम्यक दग्ध का ऑपोजिट करके जो भी लक्षण मिलते हैं वो सब दुर्दग्धता और फिर अधिदग्धा के लक्षण में ऐड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पस मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह होते हैं तो वो ऑलरेडी दुर्दग्ध वगैरह हो गया है, ऐसा लक्षण में समझ लेना। और फिर अग्निदग्धा के क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, अग्निदग्धा का भेद के बारे में आचार्य बताते हैं। तो अग्निकर्मा जो होते हैं चतुर्धा तत्व तुच्छेन सह तुच्छ से लक्षणम करके जो बताते हैं, मेनली चतुर्था दुग्धा अत्यर्थ दग्धे हो करके जो बताते हैं। तो दग्ध जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स का होते हैं। दग्ध का मेनली 4 टाइप्स, अग्नि दग्धा का 4 टाइप्स होते हैं। पहले आते हैं तुच्चा या फिर तुत्त दग्धा, तुच्चा या फिर तुत्त दग्धा आते हैं। नेक्स्ट आते हैं दुर्दग्धा, अधिदग्धा और फिर सुदग्धा। तो यही हमने पहले भी देखा था, पहले हमने सुदग्धा देखा था, सुदग्धा सम्यक दग्धा करके जो बताया, सुदग्धा अधिदग्धा दुर्दग्धा तुच्चा या फिर तुत्त दग्धा करके 4 टाइप्स ऑफ अग्निदग्धा का भेद होते हैं। तो अग्निदग्ध भेद इज हाउ मेनी 2 3 4 5 करके ऑप्शन आ जाते हैं, तो 4 क्लिक करना है। मेनली अग्निदग्ध 4 टाइप्स का होता है अग्निदग्ध। तो ऐसा भी सोच लेना कि हमने अग्निकर्म का शलाक होते हैं, शलाक का मेनली 4 एंड्स होते हैं। तो मेनली शलाक का एक रोड पे ऊपर है, तो रोड का ऊपर और नीचे 2 एंड्स हो गया। अभी शलाका का बीक ऐसे होता है ना, बीक ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी एक जॉइंट होता है, ऊपर ऑपोजिट एरिया में भी एक जॉइंट, ऐसा 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो अग्निदग्धा 4 टाइप्स का है, ऐसा सोच लेना। अभी नेक्स्ट उसके साथ तुच्छ दग्धा के बारे में बताते हैं। तुच्छ दग्धा में क्या होता है कि त्वचा में अगर दग्धा वगैरह आ जाते हैं तो यहाँ पे मेनली त्वक वर्णिशितो करके जो बताया, स्वोटा वगैरह नहीं आते हैं, मतलब बुल्ले ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, ब्लिस्टर्स वगैरह नहीं आ जाते हैं। मेनली ये सामान्य दग्ध जैसा ही इनका लक्षण के बारे में तुच्छ दग्ध में बताया है। दुर्दग्धा वगैरह में क्या बताया है कि मेनली दग्ध स्थान में मेनली स्फोटा वगैरह या फिर दाहा या फिर तीव्र उष्णता वगैरह, हॉटनेस हाईली उष्णता वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली दुर्दग्धा कंडीशंस में आते हैं। और फिर अतिदग्धा कंडीशंस, अतिदग्धा में मेनली मांस वगैरह के बारे में बताया है, जला हुआ लक्षण आ जाते हैं, और फिर इवन द मसल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन द फ्यूम्स, जैसे यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः हमने पढ़ा है ना, उसी तरह यहाँ पे स्मोक वगैरह उड़ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ धूपना वेदना वगैरह जो लक्षण आ जाते हैं, दाह धूपना वेदना जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन आ जाते हैं। और फिर इवन सिरा स्नायु वगैरह के नाश हो जाते हैं, इरप्शंस होते हैं, डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं। और फिर त्रिट मूर्छा व्रण गांभीर्य मृत्यु करके जो बताते हैं, ये सब इतना अधिदग्ध। और फिर ये सिर्फ टाइप से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्पॉट के बारे में याद रखना, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ना?
यस मैम। ओके, तो अग्निदग्ध का और दुर्दग्ध का वगैरह चिकित्सा के बारे में बताया है। तो चिकित्सा में मेनली ये है कि दुर्दग्ध वगैरह कंडीशंस में शतद्रव्य का लेपन करना चाहिए। उसके बाद शीतल द्रव्य, जनरली शीतल द्रव्य वगैरह के बारे में इसमें चिकित्सा में बता देते हैं। और फिर उसके साथ साथ तुच्छ दग्धा के मेनली शीत चिकित्सा ही होते हैं। और फिर इवन ब्लड वेसल्स वगैरह हार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर होते हैं तो सीवियर पेन वगैरह हो जाते हैं। उसके साथ साथ उष्ण चिकित्सा वगैरह कर लेना है। वो सब उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, इसलिए हम स्किप करके जाते हैं। समझ में आ गया ना? यस मैम। तो नेक्स्ट आते हैं स्नेह दग्ध चिकित्सा के बारे में आचार्य बताते हैं। तो स्नेह दग्ध चिकित्सा, अगर हमने स्नेहा जैसे जैसे सर्पी, तैला वगैरह जो भी स्नेहा क्वांटिटी वाला है, लिपिड वाले जो भी है, उसको जलाने के बाद हमने कहीं पे दग्धा में किचन वगैरह एक्सीडेंट्स में वगैरह जो होते हैं तो वहां पे ऐसा होते हैं तो क्या चिकित्सा करना चाहिए? वहां पे रूक्षण चिकित्सा करना चाहिए करके आचार्य बताए। ये भी 2 स्टार मार्किंग वाला है, अंडरलाइन करके रख लेना। स्नेह दग्ध कंडीशंस में क्या करना चाहिए? मेनली रूक्षण चिकित्सा करना चाहिए करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर नेक्स्ट शस्त्र शाराग्नि और असमान मृत्यु करके जो बताते हैं, मेनली शस्त्र के बारे में ज्यादा बताते हैं। ये हाईली इंडिकेटेड है, इसमें इंडिकेटेड है, उसमें इंडिकेटेड है करके बताते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं। और फिर इतना ही है लास्ट लाइन में जो बताता अतार्ता सूत्रता करके। ये चैप्टर समझ में आ गया? कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, तो हमें क्षाराग्नि कर्म विधि में देखना है मेनली क्षार और अग्नि दोनों इंपॉर्टेंट ही होता है। उसके साथ साथ मेनली अग्निकर्मा और फिर उसके क्षार का मेनली सम्यक दग्ध में कौन से फल रूपी आ जाते हैं। तो एक में पक्को जंबू फल आ जाते हैं, दूसरे में कौन सा फल आ जाते हैं? ताला। ताला। और फिर उसके साथ साथ इवन कपोता वरना आ जाते हैं। इसलिए हमें देखना है कि कपोता, मस्त कपोता को जलाना है। मस्त कपोता को जलाना है, याद रखना ही है। तो अग्निकर्मा वगैरह करना है, अग्निकर्म का सम्यक दग्ध मिल जाते हैं। और फिर दग्धा कंडीशंस में मेल दग्धा अग्नि 4 टाइप्स का होते हैं। तुच्छ दग्धा क्या है? तुच्छ दग्धा, तुच्छ दग्ध, दूरदग्ध, अतिदग्ध, सुदग्ध। हाँ सुदग्धा करके 4 टाइप्स में आ जाते हैं। और स्नेह से वगैरह दग्ध आते हैं तो वहां पे रूक्षण चिकित्सा वृक्षण। करना चाहिए। रूक्षण चिकित्सा, ओके। तो ये चैप्टर हो गया। अभी हम शस्त्र कर्म विद्या अध्याय का एक बार देख लेते हैं। शस्त्र कर्म विद्या अध्याय बोर नहीं हुआ ना? नो मैम। ओके, तो शस्त्र कर्मा, तो एक एक चैप्टर हम ले लेते हैं। तो मेनली वो चैप्टर में उसके बारे में बहुत ज्यादा बताया होगा, इसलिए हमें उस एरिया में से जो इम्पोर्टेंट है वही लेना है। तो यहाँ पे हमें व्रणा के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो व्रणा संजायते प्रायः करके जो बताया है वो शायद आपने बहुत बार रिवाइज करने हुआ है, कुछ श्लोक में आ सकते हैं। व्रणा संजायते प्रायः पाका श्वेत पूर्वकात करके जो बताते हैं। तो मेनली व्रण की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। व्रण में मेनली शोथ आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ शोथ को चिकित्सा नहीं किया है तो वो एरिया फट जाते हैं, मेनली डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, जैसे गैंग्रीनस फॉर्मेशन जैसे हो सकते हैं करके बताते हैं व्रणोपचार के बारे में। और फिर व्रण शोथ चिकित्सा में मेनली शीतल लेपा, शीतल सेचना, रक्तस्रावण, शोधना वगैरह के बारे में बताते हैं मेनली। और इसमें व्रण का चैप्टर हो गया है सुश्रुत में या फिर चरक में? हाँ, सुश्रुत में हो गया ना? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे व्रण अध्याय, व्रण उपचार वगैरह जो बोला है सुश्रुत का और फिर वाग्भट का, दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग आ सकते हैं हमें। तो वो एक बार ध्यान से इधर सुश्रुत का पढ़ लेना और फिर जो वाग्भट का नहीं है वो कोरिलेट करके रख लेना, या फिर वाग्भट का अच्छे से पढ़ लेना और फिर सुश्रुत का अच्छे से देख लेना। ये सुश्रुत का ऑलरेडी हो गया है तो वो पहले ही पढ़ लेना और फिर वाग्भट का जो मिसिंग पॉइंट है उसको ही ऐड करना। ओके, यस मैम। तो इसमें मेनली आम शोथ लक्षण के बारे में बताते हैं। तो आम शोथ लक्षण में ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपचितम करके हमने पिछले लाइन में पढ़ा था ना, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, तो आम का मेनली आते हैं तो वहां पे ऊष्म आ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आमच शोथ वगैरह में पहले आ जाते हैं ऊष्मता आ जाते हैं। शोफो अल्पो अल्पो ऊष्म रुक करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ त्वचा वर्ण आ जाते हैं। यहाँ पे त्वचा वर्ण आ जाता है, त्वचा की तरह ये हो जाते हैं आम शोथ वगैरह कंडीशंस में। और फिर उसके साथ साथ कठिन स्पर्श, कठिन स्पर्श, अगर हम
टच करते ही कठिना स्थिरा जैसे हो जाते हैं, वो आमत्व कंडीशंस में। तो आमज शोता का एक बार इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, एक पेपर में इसके बारे में लिख लेना। आमज शोत में क्या आ सकते हैं, कर कठिना स्थिरा और फिर उसके साथ साथ ऊष्मा रुख वगैरह कंडीशंस आ जाते हैं, ये एक बार ध्यान रख लेना। आमशोत का लक्षण एक बार पूछा था इसलिए। और फिर नेक्स्ट पक्वशोत के बारे में बताते हैं। तो मेनली पक्वशोत में क्या होता है कि ऑलरेडी पक गया है, इसलिए रुक वगैरह नहीं होते, रुजा वगैरह नहीं होते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली ग्लानी वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी आमशोत में हमने त्वचा रंग वगैरह यहाँ पे बताया, त्वचा की कलर जैसे हो जाते हैं। पर ऑलरेडी आम के बाद पक्वा आते हैं, वहां पे कलर डिस्कलरेशन वगैरह हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्लानी करके ब्लर्ड करके आ जाते हैं। उसके बारे में ग्लानी करके यहाँ पे सॉरी म्लानी करके यहाँ पे बताया है। और फिर उसके साथ साथ मेनली पांडुदा वगैरह, पांडुदा व्हाइटिश कलर आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ बलि संभवा करके आ जाते हैं, मेनली वहां के वेसल्स वगैरह को अच्छे से दिख जाते हैं, पक्व होने के बाद ऐसा दिख जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली अंतेर अंतेर उष्ण अधीर मध्य करके जो बताते हैं, मेनली इनका मुख भाग के और एक ओपनिंग हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पक्व हुआ है तो वहां पे हमें विस्रावन करना है, हमें उसका एरिया का जो पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटरी कंटेंट है उसको निकालना है, इसके लिए वहां पे जरूर एक मुका हो जाते हैं, तो एक ओपनिंग होते हैं। वो ओपनिंग को देख, वो ओपनिंग होना चाहिए, तो ऑलरेडी पक्वा स्टेज में आया गया है और वहां पे विश्रावण करना चाहिए, ऐसा समझ लेना है। और फिर उसके साथ साथ शोध में मेनली इधर उधर कंडू आ जाता है, कभी कभी हमें कुछ वूंड आ जाते हैं और हमें उसके पीछे कंडू आ जाते हैं, हमारे मदर वगैरह था। हाँ, अगर कंडू है तो जरूर वो हील होता होगा, ऐसा सोच लेना, तो होता होगा करके कोड़ों के लिए हमें बताते हैं। तो यही पर भी पक्वशोथ में इलेक्शन में अगर कंडू होते, अगर पक्वशोथ है तो वहां पे कंडू हो जाते हैं जरूर। तो इसमें क्या है कि इतना सारा इलेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आमज शोध का ये लाइन का जो सिम्टम्स है वही याद रखना है, उसके अलावा जो भी नेक्स्ट आते हैं वो सब पक्वशोथ में ऐसा याद रखना है। कठिना स्थिरा और फिर सवर्ण और फिर ऊष्मा रुक, इतना 4 पॉइंट को समझ लेना। और फिर उसके साथ साथ पक्वशोथ हो गया, आमज शोथ भी आ गया। और फिर व्रणशोथ में मेनली वात आदि लक्षण वगैरह आ जाते हैं, तो क्या आ सकते हैं करके, तो वात आते हैं, व्रण में अगर वात होते हैं तो वहां पे शूल आ जाते हैं, पित्त में होते हैं तो दाह होते हैं, कफ में होते हैं तो मेनली क्या होता है, कफ में कफ में स्थिरता या फिर स्थिरता वगैरह होके, तो इसमें क्या होता है कि मेनली व्हाइटिश कलर के जैसे दिख जाते हैं, कफ के बारे में ये बताते हैं, व्हाइटिश डिस्कलरेशन जैसे हो जाते हैं करके। तो उतना ही मेनली पश्चमान शोथ नहीं होता, क्या है, पश्चमान शोथ वही लाइन बता रहे हैं ना, शूलम नरते अनिलादा है करके बताते हैं ना। हाँ मतलब कुछ में भूल के है या नहीं लिया है वो बता रहे हैं। यस मैम, आम और पक्व शोथ हुआ, पश्चमान शोथ भी होता है ना, मतलब टाइप। पर वागपट में ये सब नहीं बताया है ना, पश्चिमाना मैम शोफा करके डायरेक्टली हमने, थर्ड हाँ हाँ, श्लोक ओके, पश्चिमाना शोफा हमने पश्चमान भूल गए थे वर्णास्तु इसमें, रागे वसुरी। हाँ, पश्चिमाना शोफा में मेनली श्रोता पूरा रूप धारण वगैरह नहीं होते हैं, और वहां के त्वचा के कर्ण जैसे आ जाते हैं, मतलब ऑन राइपनिंग स्टेज में, जैसे हमारा फल वगैरह पकते हैं तो इधर उधर डिस्कलरेशन हो जाते हैं। जैसे आम हमने कच्चे आम रखा है और फिर पकने के लिए रखता है तो डिस्कलरेशन पूरा एरिया में नहीं आते हैं ना, कुछ कुछ एरियाज ऑफ द आम में ही ज्यादातर उनका येलोइश डिस्कलरेशन आ जाते हैं, तो उसके बारे में विशिष्ट वर्ण एक एक एरिया में त्वचा की तरह कलर आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली उसमें रेडिश कलर आ जाते हैं। और फिर बस्ती वगैरह कंडीशंस में हमें मेनली एक हैवीनेस वगैरह आ जाते हैं। उसके साथ साथ मेनली वो एरिया का मेनली हमें लगता है कि अंदर से वोल्केनिक इरप्शन जैसे एक फील आ जाते हैं, वो कुछ बाहर आने की टेंडेंसी होते हैं, ऐसा लगता है। और फिर उसके साथ साथ मेनली बहुत सारे पेन वगैरह होते हैं, अरुचि दाह ऊष्मा वगैरह। तो ये एक बार देख लेना, ऊष्मा ऑलरेडी हमने कहाँ पे देखा है,
आमज शोथ में देखा है, तो उसी तरह यहाँ पे पश्चिमानि शोफ में भी ऊष्म के बारे में बताया है। और फिर उसके साथ साथ मेनली तृष्णा, ज्वरा, निद्रा, अनिद्रा करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ नहीं लिंगी व्रण के समान स्पर्शा सहत्व करके बताते, स्पर्श व्रणवत स्पर्शना सहा करके बताते, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिमान सिर्फ आम शोथ का देख लेना, आम शोथ बहुत इंपॉर्टेंटली पूछते हैं। पश्चिमान शोथा एक बार एक पढ़ लिया है तो बाकी सब अचानक आज बाकी सभी आ जाते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली अतिपक्व व्रण लक्षण के बारे में बताते हैं। तो अतिपक्व व्रण में क्या होता है कि मेनली आप बाहर का जो व्रण होते हैं वो पक जाने पर बाद क्या होता है कि इसमें व्रण भीतर में ज्यादातर मेनली सुशिरा जैसे एक ओपनिंग जैसे होते हैं वहां पे। तो ओपनिंग जैसे सुशिरा, तनु, त्वक दोषा, भक्षिता करके जो बताते हैं, मतलब यहाँ पे पूय दोषा पस वगैरह का लगे हुआ एक लक्षण आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ त्वचा में मेनली ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ जाते हैं, शाव वर्ण आ जाते हैं करके। ये शाव वर्ण को अंडरलाइन करके रख लेना, अतिपक्व वर्ण लक्षण में मेनली शाव वर्ण आ जाते हैं करके। तो अतिपक्व लक्षण का शाव वर्ण और शीर्यमाणा तनुरुहा करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाली जैसे आ जाते हैं, वहां पे वेसल्स वगैरह का ब्लॉक हुआ लक्षण अतिपक्व वगैरह में व्रण में मेनली ऑलरेडी व्रण ऊपर की और ऊंचाई तक उठ गया, तो अंडर का वेसल्स वगैरह है ना, साइड से हुए वेसल से वो सब स्वेलिंग के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए रुइयां जैसे लक्षण आ जाते हैं, शीर्यमाण तनुरुहा करके। तो यहाँ पे बलि विराजित वो सब में शाव वगैरह को अंडरलाइन करके रख लेना। अतिपक्व व्रण लक्षण में मेनली शाव के बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली गंभीर पाक व्रणा के बारे में बताते हैं। तो गंभीर व्रण पाक में मेनली कफजेशु तो शोफेचु करके बताते हैं, गंभीर पाक में तस्ते करके मेनली कफ प्रधान व्रण शोथ में रक्त धातु वगैरह के बहुत डीपली जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि व्रण पाक वगैरह लक्षण में मेनली जल्दी से हमें दिख जाते हैं। उसके गंभीर पाक के बारे में बताते हैं, पर इसमें कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि शीत स्पर्श वगैरह आ जाते हैं। शीत पक्व लिंगम तदो स्पष्टम यत्र त्वक सावर्ण्यम रुजो अल्पत्वम करके बताते हैं। शीत शोफता, तो शीत शोफता कहाँ पे आ जाते हैं करके पूछ सकते हैं। गंभीर पाक में ये लक्षण को अंडरलाइन करके रखते हैं, शीत शोफता आ जाते हैं। और त्वक सावर्ण्यम, त्वक की तरह ही वर्ण्य लक्षण आ जाते हैं। तो ऑलरेडी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग डू हैव त्वक सावर्ण्य या फिर त्वक सवर्णा करके आ जाते हैं। तो ऑप्शंस में गंभीर पाका, आमच शोथा, पश्चिमान शोफा और फिर बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ आमज शोता एंड फिर बोथ गंभीर शोता करके इसमें आ जाते हैं। तो ऑलरेडी ये ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए त्वक सावर्ण्य आ जाते हैं। तो इवन गंभीर पाका में भी वो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ मेनली आमज शोत में भी उसके बारे में बता देते हैं। और फिर उसके साथ साथ त्वचा में मेनली त्वचा के बारे में हो गया। और फिर उसके साथ साथ मेनली रुजा और फिर पीड़ा वगैरह थोड़ा कम हो गया। और फिर उसके साथ साथ स्पर्शा वगैरह में क्या होता है कि मतलब पत्थर जैसा एक फील होते हैं, वो पत्थर की जैसे एक फील आ जाते हैं, वो हो जाता है। घन स्पर्शत्वम अश्मवत लक्षण में ये आ जाते हैं। और फिर रक्तपाक वगैरह जो कंडीशंस होते हैं, ये सब में गंभीर पाक के लक्षण के बारे में बताया। तो इसमें अश्मवत लक्षण और फिर त्वक सावर्ण्य और फिर शीत शोफता, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है गंभीर पाक की लक्षण में जो पूछ सकते हैं, इसके बारे में बता दें। समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं धारणा और फिर पाटन लेपना करके बताते हैं। धारणा और फिर पाटन लेपा, इसमें क्या होता है कि रोगी का सत्व बल अगर कम है तो, और फिर दुर्बला वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर भालका वाले पेशेंट्स होते हैं, तो मेनली व्रण पाका में मेनली एक डिफिकल्टी आ जाते हैं, मेनली वो हील होने में देर लगती है और ऐसे कंडीशंस में। और फिर उसके साथ साथ व्रण शोथा वगैरह हमने मर्म एरिया पे हो गया है या फिर मर्म संधि स्थित हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में धारण लेपना मतलब हीलिंग लेपना जल्दी अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने 25 स्टेज तक नहीं रखना चाहिए,
चाहिए। अगर कोई भी कंडीशंस में हम उसको विस्रावन करके वहां से शोफा या फिर स्वेलिंग को निकाल सकते हैं या फिर वाटरी पस वगैरह को निकाल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है करके। तो धारणा और पाठन कर्म इंडिकेटेड वाले लोगों के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो धारणा एंड पाठन इज इंडिकेटेड फॉर अल्पसत्व अबला कंडीशंस और फिर भाला कंडीशंस में, और भाला कंडीशंस में मेनली धारणा और फिर पाठन लेपा इंडिकेटेड है, धारणा और फिर पाठन लेपा। तो एक बार इंडिकेशंस देख लेना। और फिर शस्त्र कर्म वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस क्या हो सकते हैं। तो मैं लिए आम वर्ण शोथ, आम ऑलरेडी है इसलिए वहां पे शस्त्र कर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं, इसलिए आम वर्ण शोथ में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। आम छेदे सिरा स्नायु व्यापदो अश्रक अति श्रुति है करके जो बताया, मतलब हेवियर ब्लड फ्लो आ जाते हैं और फिर इसके साथ से सिरा स्नायुगत प्रदेश में अगर फैल गया है और फिर उसके साथ से स्नायु और फिर उसके साथ साथ मेनली सीवियर ब्लीडिंग वगैरह कंडीशंस हो जाते हैं तो वहां पे शास्त्र कर्म वगैरह कॉन्ट्रा के इंडिकेटेड करके बताया है। और फिर इसके साथ साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन, अनेक विध पीड़ा जो अधिवृद्धि धारणम करके बताते हैं। और फिर वो एरिया पे ऑलरेडी त्वचा के फटन हो गया है, त्वचा ब्रेक हो गए हैं, और फिर उसके साथ साथ शता विसर्पा विद्रदी वगैरह डिसीजेस आ जाते हैं। विसर्पा और विद्रदी मेनली हर्पिस वगैरह कंडीशंस आ गए हैं, वहां पे बॉयल्स आने का चांसेस आते हैं। तो बॉयल वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे शस्त्र कर्मा को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हर्पिस जो होते हैं अंतर विषा हर्पिस जैसे विद्रदी जैसे या फिर विसर्पा जैसे की वजह से एब्सिस वगैरह हो गया है तो पस वगैरह होने की चांसेस है, इसलिए वहां पे शस्त्र कर्म वगैरह नहीं करना चाहिए करके बताते हैं। तो शस्त्र कर्म का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये आमच्छेदा कंडीशंस, सिरा स्नायु कंडीशंस, और फिर अस्र विस्तृति कंडीशंस, और फिर रजो तीव्र अति तीव्र रुचा करके कंडीशंस में, और फिर विसर्पा और फिर विद्रदी कंडीशंस में इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। विसर्पा और विद्रदी अंडरलाइन करके रख लेना, क्योंकि विच अमंग द फॉलोइंग में शास्त्र कर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्वेश्चंस में एक बार पूछा है तो उसमें विसर्पा और विद्रदी का ऑप्शन था। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट शस्त्र कर्मा के प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। उसमें उतना इम्पोर्टेंट वाला पोर्शंस में, और फिर अनिश्चितकारी वैद्य करके बताते हैं। वो मेनली क्या होता है कि आमज व्रण शोथ है पक्क शोथ है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि आमज में कभी शस्त्रकर्मा कर लेते हैं और कभी भी वो पचता नहीं और उसकी वजह से पेशेंट का डेथ होते हैं। वो है निंद्य वैद्य के बारे में एक्सप्लेन किया है। और फिर शस्त्रकर्म का पूरा कर्म के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक पोर्शन है आहार और फिर मद्यपान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाले पेशेंट्स कौन कौन से है। जरूर रिपीटेड क्वेश्चंस में आने वाले चीजें होते हैं वो है मेनली अन्यत्र मूढ़गर्म अश्ममुख रोगो रोगोदरान करके जो बताते हैं। तो मेनली मूढ़गर्भ और फिर अश्मरी मुख रोगा उदर रोगा इसमें कंडीशंस में इसमें आदुरा कंडीशंस में मेनली आहार और फिर मद्यपान वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो इसके पहले का जो लाइन था मेनली 14 और 15 लाइन में जो है 14 और 15 लाइन में जो है मेनली शस्त्र कर्मा में मेनली एनेस्थेटिक्स वगैरह का अवेलेबिलिटी नहीं था, इसलिए मेनली पेशेंट को मद्यपान वगैरह करना होता है और फिर तीक्ष्ण मध्या के साथ ही शस्त्र कर्मा की वेदना को हम सह कर पाते थे। तो इसलिए मद्यपान वगैरह इंडिकेटेड कंडीशंस था। अगर शस्त्र कर्म करना है तो मद्यपान करना ही होता है। और फिर उसमें मेनली मद्यपान के साथ साथ इवन भोजना वगैरह करना है और फिर मूर्छिता वगैरह, इसका मतलब उन्नत लक्षण में ही ज्यादातर शस्त्र कर्म वगैरह कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आहार वगैरह भी लेना है और फिर मद्यपान वगैरह भी कर देना है, क्योंकि वो दोनों शस्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गया है। पर यहाँ पे हम आहार और फिर मद्यपान नहीं कर सकते ऐसे कंडीशंस के बारे में बताए। तो वो है ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्टेड फीटल हेड्स में, तो वहां पे ऑलरेडी मद्य वगैरह कर लेते हैं तो पेशेंट और फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर ऑब्स्ट्रक्शन और भी बढ़ जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ अश्मरी कंडीशंस में और फिर मुख रोग इवन ऑलरेडी मुख रोग वगैरह होते हैं तो फिर से हम आहार और फिर मद्यपान नहीं कर सकते मुख रोग कंडीशंस। और फिर उधर रोग ऑलरेडी मंदाग्नि कंडीशंस हुआ होगा, इसलिए आहार और फिर उसके साथ साथ मद्यपान वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मूढ़गर्भ और अश्मरी और फिर मुख रोगा, ओके, और फिर उसके साथ साथ उदर रोगा। तो हमें याद रखना है माऊ, माऊ करके एक वर्ड को याद रखना है। माऊ, माऊ मतलब मूढ़गर्भ
और फिर मुखर होगा, एम के साथ अश्मत है, और इसके साथ साथ अश्मरी और फिर उदर होगा। तो हमें कभी शस्त्र वगैरह शस्त्रकर्मा वगैरह कर लेते हैं तो हमें वाव करके हम चीखते हैं ना, उसी तरह हमें नेहा रीति से हमें चुपना है, माऊ करके चुपना है, माऊ शस्त्रकर्मा, नो नो माऊ शस्त्रकर्मा, ऐसा सोच लेना। तो मूढ़ कर्मा, मुखर होगा, अश्मरी और फिर उसके साथ साथ उधर होगा मिल जाते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। तो दूसरे आते हैं शस्त्र प्रयोग वृद्धि के बारे में बताते हैं। उपकरणों वगैरह हम पहले ही तैयार करके रखना है, और फिर इसके साथ साथ मर्म प्रदेश को छोड़ के बाकी सब करना चाहिए। और फिर तीक्ष्ण वगैरह शस्त्र वगैरह करने इसके पहले अनुलोमन विधि में उसका नीलबाई माउथ वगैरह करना है, और फिर इसके साथ साथ पाटना कर्म करना है, हीलिंग करना है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। महान व्रणशोथ कर्तव्य वगैरह के बारे में बताते हैं। इसमें मेनली व्रणशोथ में 2 अंगुला के ऊपर मेनली एक इंसिशन डालना है। व्रणशोथ जहां पे हो वहां के 2 अंगुला एरिया पे 2 अंगुला लेंथ में मेनली इंसिशन डालना है, इसके बारे में बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ इवन वो एरिया के 3 अंगुला के ऊपर आउटवर्ड एरिया में फिर से 3 अंगुला जगह पे डालना है, क्योंकि बाद में ऐसनी वगैरह यंत्र वगैरह डालने के साथ, या फिर इवन फिंगर्स वगैरह इंसर्ट करने के बाद, या फिर उसके साथ साथ इवन कमल नाला भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ इवन बेनी बैम्बू स्टिक्स वगैरह भी इंसर्ट करके हम वो एरिया को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इंसाइज्ड एरिया को। तो इंसाइज्ड एरिया को बड़ा करने के बाद वहां से पूया या फिर पस रीजन्स, और फिर उसके साथ साथ ये सब निकालने के लिए दूसरा इंसिशन के बारे में बता दिया है। तो मेनली यहाँ पे 2 अंगुला वाले इंसिशन ले लेना है, और बाद में एरिया में मेनली 3 अंगुला वाले इंसिशन को लेने के लिए बाद में के बारे में आचार्य बताते हैं। वो मेनली महान व्रणशोथ के बारे में, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट वाला चीज नहीं। और फिर शल्य चिकित्सा के गुण के बारे में बताते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट श्लोका होते हैं। तो ये श्लोक ऑलरेडी वहां पढ़ना है। शौर्यमाशु क्रिया तीक्ष्णम शस्त्र में शस्त्र अस्वेद अवेपतु करके जो बताते हैं, जो बायहाट किया होगा ना? यस। ओके, तो इसलिए इसको फिर से देखने की जरूरत नहीं है। 21 हो गया। शौर्यमाशु क्रिया तीक्ष्णम शस्त्रम अस्वेद अस्वेपतु करके असमोष वैद्य से शस्त्रकर्माणि शिष्यते, तो वो हो गया। और फिर तिर्यक छेदन विधि के बारे में बताते हैं। तो मेनली तिर्यक छेदन में क्या होता है कि लूनार इंसिशन करके आ जाते हैं, मतलब कर्व्ड इंसिशन कहाँ कहाँ पे डालना है उसके बारे में आचार्य बताते हैं। तो कर्व्ड इंसिशन मेनली क्या होता है कि ललाट प्रदेश, तो हम ललाट में एक इंसिशन आ जाते हैं। अक्षि प्रदेश वत्म रोग में मेनली ऐसा आ सकते हैं, और फिर इवन कंड रोग में कक्षा और फिर कुक्षी, ऐसा कंडीशंस में। तो आप एक पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर लेना, तो पिक्चर ड्रॉ करने के बाद कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं वो देख लेना है। तो हम एक बार शेयर स्टॉप कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पे तिर्यक छेदना करना है? तो तिर्यक छेदना करने का जगह क्या होता है कि मेनली ललाट प्रदेश, तो ये एरिया में मेनली ललाटा एरिया में मेनली तिर्यक छेदना करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ मेनली ललाट के बाद ब्रू कंडीशंस में आईब्रोज ऑलरेडी कर्व्ड है, तो आईब्रोज में इसके बारे में करना चाहिए, आईब्रोज के साइड में। और फिर इसके साथ साथ इवन दंता एरिया में भी कर्व्ड इंसिशंस करना चाहिए। और फिर जत्रु अस्थि मेनली क्लाविकुलर रीजन में, और फिर कक्षा एरियन में एक्सिलरी रीजन में, और फिर उदर रोग में मेनली उदर रोग में उदरा कंडीशंस में भी करना चाहिए, उदर रोग ने उदरा एरिया में भी। और फिर ओष्टा मेनली लिप्स कंडीशंस में भी, लॉब्स ओष्टा कंडीशंस में भी। और फिर उसके साथ साथ मेनली गला वांक्षना वगैरह कंडीशंस, इवन सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो वांक्षना एरिया जो होते हैं वहां पर भी ज्यादातर ये कर लेना चाहिए। ये सिर्फ बताया था कि थोड़ा भी याद रख के सोच के इसके बारे में बताता है। समझ में आ गया? यस। थोड़ा थोड़ा एरिया के बारे में ही याद रखना, ज्यादा इसके बारे में तिर्यक छेदना कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं तो वो एरिया के ऊपर ही एक बार देखना। और फिर तिर्यक छेदना कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसके बारे में बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि सिरा स्नायु प्रदेशा में मेनली
तिर्यक छेदना या फिर कर्व्ड इंसिशन नहीं करना है, क्योंकि वहां पे सिरा और फिर स्नायु का डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस हो जाते हैं। और फिर पश्चात कर्म के बारे में बताते हैं, शस्त्र कर्म वगैरह करने के बाद क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। क्या है कि हमें पेशेंट को कंफर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट शॉक से चले गए होंगे, इसलिए कंफर्ट करना है। और फिर शीतल जैला वगैरह उसके ऊपर चिपका के उसे कॉन्शियसनेस की ओर लेके आना चाहिए। और फिर व्रण स्थान में ज्यादातर फिंगर्स से प्रेस करके ज्यादातर पस कंडीशंस है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बच गए हैं, वो सब एक बार देख लेना है। और फिर उसके साथ साथ पेशेंट का टेंशन वरीज को निकाल देना है। और फिर उसके साथ साथ त्रिफला वगैरह का वॉश वगैरह करने के लिए, त्रिफला वगैरह के साथ इसका हाइजीनिक प्रोटेक्शन वगैरह करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ क्लीन क्लॉथ से उसका ड्रेसिंग करना चाहिए। और फिर धूपना, व्रण धूपना वगैरह, वुंड फ्यूमिगेशन वगैरह कंडीशंस जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और एंटी बैक्टीरियल जैसे हैं वो करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ व्रण दोष शामक वाले एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, जो वुंड का इन्फेक्शन जो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ऐसे वाले मेडिसिन को दे देना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ मेनली मधु और घृता वगैरह मिला के साथ यहाँ पे एरिया पे जो शीतल वाले प्रदेश के उसके साथ आलेपन करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ मेनली वो एरिया को बैंडेज कर लेना चाहिए। तो ये सब है इसका इंडिकेशंस के बारे में, क्या क्या करना चाहिए पश्चात कर्म में। और फिर नेक्स्ट क्लॉथ पीसेस के बारे में बताते हैं, मरणबंधना में मेनली क्या क्या करना चाहिए करके। तो शुचि होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ना अति सूक्ष्म होना चाहिए ना और फिर इसके साथ साथ ना अति गाढ़ा करके जो बताते हैं कैसे इसका कर लेना चाहिए। और फिर धूपना वगैरह करना चाहिए, वो सब ना इम्पोर्टेंट है। प्राण रक्षा विधान मेनली क्यों करना है, क्योंकि राक्षस के बारे में बताते हैं। हमें पता है कि राक्षस मतलब माइक्रोबियल अटैक्स होते हैं, इसलिए स्टेरिलाइजेशन और एसेप्टिक प्रिकॉशंस का इंपॉर्टेंस होते हैं। औषध धारणा निर्देशक के बारे में बताते हैं, लक्ष्मी गृह, अतिगृह, जटिला, ब्रह्मचारिणी, वचा, छत्रा, अति छत्रा वगैरह के ड्रग्स रखना है। सब इतना ही है। और फिर उसके साथ साथ व्रणा पेशेंट वाले आदमी कभी भी दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वहां पे और भी पेन बढ़ जाते हैं, और फिर सुप्तता वगैरह नंबनेस आ सकते हैं, और फिर इवन इचिंग वगैरह आ जाते हैं, रेड कलर डिस्कलरेशन वगैरह आ सकते हैं। तो दिवा स्वप्न कंडीशन नहीं करना चाहिए। अगर होते हैं तो ये सब आ जाते हैं करके, ये भी स्टार मार्किंग वाले पोर्शंस में ही। और फिर क्या क्या अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पोर्शन है, मेनली व्यायाम वगैरह नहीं करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ मेनली व्यवाय वगैरह क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से मेनली व्यवाय का एक इच्छा हो जाती है, शुक्रस्खलना वगैरह हो जाते हैं। और फिर मेनली ब्लड गशिंग ऑफ ब्लड हो जाते हैं, और फिर वो गशिंग ऑफ ब्लड ना होने के लिए इवन विमेन्स का सहवास भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके यहाँ पे बता दिया था। और फिर उसके साथ साथ मेनली इतना ही है। और फिर व्रण रोगी का आहार के बारे में बताते हैं, क्या क्या करना चाहिए करके बताते हैं। तो मेनली व्रण रोगी में रूक्षण पदार्थ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जौ वगैरह करना चाहिए, मेनली यवा वगैरह कंडीशंस। और फिर मेनली मुद्गा, जो भी मेन सर्जरी वगैरह करने के बाद क्या है कि मुद्गा हमारे डाइट में स्टेपल फूड की तरह है, हमारे डाइट में कुछ कुछ ट्रेडिशनल लोग अब भी करते हैं इसका, मेनली मुद्गा वगैरह खाते हैं। और फिर इसके साथ साथ चावल भात, मेनली राइस, और उसके साथ साथ मसूरा, मुद्गा, तुवरी, जीवंती, जो भी शाखा वर्ग है वो सब ले सकते हैं। और सुनिशन का ऑलरेडी हमने बताया था, मेनली जैसे एक वेजिटेबल वैरायटी में आता है उसके बारे में बता देते हैं। बालमूल का, फिर वार्ता का, तंडुलिया का, वस्तु का वगैरह जो भी वेजिटेबल्स वैरायटी है वो सब खा लेना है। और फिर घृता लेना चाहिए। और फिर गूसबेरीज वगैरह, आमलकी वगैरह, कारवेलका, करकोटा, पटोला, कटुका फला वगैरह जो भी है, मेनली पटोला वगैरह जो भी एकारेंथस टेस्परा वगैरह वैरायटी के कंडीशंस है। और फिर उसके साथ साथ कारवेलका वगैरह जो भी बिट होते हैं वो सब मेनली व्रण रोगी का आहार में इंडिकेटेड करने के लिए बताया है। और फिर उसके साथ साथ इवन पुराना जो भी प्रोडक्ट्स है वो सभी के बारे में, पुराण शाली और फिर जीर्णशाली बताते हैं, स्निग्धा उदगा वगैरह, स्निग्धा अल्प उष्ण उदगा करने हैं, स्निग्धा वाली प्रोडक्ट्स यूज लेता है। और फिर तप्त हिमा वगैरह जो होते हैं, जला, और फिर इसके साथ साथ धात्री, धाड़ी माँ, सैंधव वगैरह इसके साथ ऐड करना है करके। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस होते हैं।
और फिर क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसको अवॉइड करना है। तो इसके ऑपोजिट में ये नया धान्य, तीला, उड़द, मध्या, अनुपदेश प्राणियों का मांस, और फिर इसके साथ साथ दुग्ध वगैरह है, वो सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसके साथ साथ व्रणोपचारा करके बताते हैं। तो व्रणोपचारा में मेनली क्या होता है कि हाउस फ्लाइज वगैरह ना आने के लिए फिर से हमें फैनिंग प्रोसेस वगैरह, फैनिंग वगैरह कर लेना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ ज्यादा प्रेसिंग नहीं करना चाहिए व्रण के ऊपर। उसके साथ साथ मेनली हमें सीवियर इचिंग नहीं करना चाहिए, और फिर इधर उधर भटकना नहीं है। और फिर उसके साथ साथ प्रियजना, महापुरुषा, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण कथाएं वगैरह सुन के हम अपने स्पिरिचुअल एंटिटी में ही बैठना चाहिए। और फिर किसी का आशा और निराशा वगैरह मनोदोषों को हम बढ़ावा नहीं करना चाहिए। इसी कंडीशंस में आते हैं तो व्रण की जल्दी ही रोपण हो जाते हैं। और फिर पुनः प्रक्षालन के बारे में बताते हैं। थर्ड डे में हमें व्रण प्रक्षालन करना चाहिए। वो विच अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट्ट, ऑन विच डे व्रण प्रक्षालना शुड बी इंडिकेटेड करके पूछ सकते हैं। तो 3 स्टार मार्किंग वाला है, वो थर्ड डे में व्रण प्रक्षालन के बारे में आचार्य बता देते हैं। सेकेंड डे में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। और फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट में सद्योवरण के उपचार के बारे में बताते हैं। सद्योवचन में मेनली सद्योवरण में मेनली ललाटा, अंडकोशा, स्पिक वगैरह तुरंत ही हमें सर्जिकल इम्प्लांटेशन वगैरह कंडीशंस होते हैं, वो सद्योवरण वगैरह इंडिकेशंस होता है। इवन रप्चर्ड ओवर एंड सिस्ट करके आ जाते हैं। इवन आई डिसीज, सिरा रोगा, और फिर नासिका, ओष्टा वगैरह जो भी है सेंसिटिव एरियाज में, जहाँ पे ज्यादातर सीवियर जल्दी ही सद्योवरण वगैरह कर लेते हैं, सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सीवन कर्म का निषेध के बारे में बताते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस में सीविंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके बताते हैं। तो सीविंग में मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस में वंशना कक्षा, वंशना और फिर कक्षा प्रदेश जो होते हैं वहां पे मेनली सीवन वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटर, न तो वंशना कुक्षादेव अल्प मांस चले व्रणा करके बताते हैं। वंशना और फिर कक्षा, वंशना में ऑलरेडी सीविंग करते हैं तो सेंसरी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स का सर्कुलेशन वगैरह कम हो सकती है, इसलिए वहां पे सीवना कभी नहीं करना चाहिए। और फिर कक्षा वगैरह एक्सिलर रीजन्स में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे लिम्फ नोड्स की ब्लॉकेज हो सकती है, इसलिए वंशना और फिर कक्षा प्रदेश में कभी भी सीवन कर्मा नहीं करना चाहिए। ये भी 2 स्टार मार्किंग वाला है, ये भी एक बार देख लेना है। और फिर उसके साथ साथ सीवन कर्मा कैसे करना चाहिए करके बताते हैं। सीवन कर्मा मेनली उसमें भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट वाला कुछ नहीं। सीवन कर्म के पश्चात कर्म में पेशेंट को उसी तरह सांत्वना कर्म वगैरह करना चाहिए। मधुग्रदा की लेप अप्लाई करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ प्रियंगु वगैरह के अप्लाई कर लेना चाहिए, प्रियंगु और फिर एष्टु मधु का लेबा वगैरह। तो ये सब है, सब है सीवन कर्मा का निर्देश। बंधन द्रव्यों के वर्णन के बारे में बताते हैं। बंधना वगैरह या फिर मेनली वो एरिया का बैंडेज वगैरह कहाँ से करना चाहिए। तो मेनली बैंडेज वगैरह करते हैं तो मेनली चर्म पट्टा वगैरह ले लेते हैं, डिफरेंट एनिमल्स का स्किन वगैरह ले लेते हैं। तो कौन कौन सा एनिमल्स का ले लेते हैं, मेनली शीप का ले लेते हैं, और फिर अजा का दे देते हैं, और फिर इसके साथ साथ इवन जो सॉफ्ट क्लॉथ्स है उसको भी ले सकते हैं। इसके लिए ज्यादातर ये उष्ण वीर्य प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इसलिए इन सभी को लेके हम बंधन वगैरह ट्रीटमेंट को कर लेना चाहिए, आचार्य बताते हैं। तो बंधन वगैरह करने के टाइम में मेनली रुई, निर्मल वस्त्र, स्नायु, सभी है। ओके, तो इसमें व्रण के बंधन भेद के बारे में बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंधना के बारे में बताते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चंस पूछने वाले जगह होते हैं। कोशा, स्वस्तिका, मुत्तोली, चीन बंदा कहाँ पे आते हैं। तो एक बार चीन के लिए मैं बताती हूँ। चीना बंदा होते हैं मेनली आइस में कर लेते हैं चीना। तो हम ऐसे सोच लेना कि चाइना आइस, चाइना आइस सोच लेते हैं, तो मेनली वो चीना आइस के लिए है, मिल जाते हैं। समझ में आ गया? यस समझ मैम। में आ गया? इसका ना मैं पिक्चर बना के ग्रुप में भेज देती हूँ इसका। और फिर उसके साथ साथ अग्निकर्मा का पूछा था ना, अग्निकर्मा का इंडिकेशंस का भी, और फिर ये शस्त्र कर्म में मेनली बंद का भी हम एक बार पिक्चर बना के दे, ताकि वो पिक्चर का ही एक बार देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी कवर नहीं कर रही हूँ। ओके।
ओके, अंडरस्टूड। यस मैम। इसमें ये पोर्शन भी कंप्लीट करना था पर हम थोड़ा बैक में हो गए, तो इसलिए कल ये चैप्टर का भी और उसके पहले का स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म करके कैसे भी कंप्लीट करना ही है। ओके, तो आज के हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मेनली शार और फिर अग्नि कर्म हमने समराइज कर लिया। तो यहाँ पे हमें मेनली आहार और मद्यपान नहीं देने वाले कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस। मूढ़ गर्भ, हाँ उदर रोग, हाँ मुख रोग और अश्मरी। वो कोड पढ़ लो, वरना क्या है ना, बीच में से एक एक में छूट जाते हैं। माओ करके कोड कहीं पे रहता है, या फिर खुद का कुछ कोड बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कोड बनता है यहाँ पर। ओके ओके मैम। ओके, कुछ डाउट वगैरह है तो मैसेज कर लेना, और फिर यहाँ पे हमें कल वो उसका शस्त्र कर्म के बारे में देख लेते हैं। ओके, ओके मैम। कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके ओके, तो आई विल एंड। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। यही लाइन पे ही हम चले जाओ ना, पिछले दिन की तरह नहीं लेना है ना, ऐसे ही ले लो ना। यस मैम, ऐसे भी चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। शांत था क्या? मैम थोड़ा कब प्रॉब्लम आए? था तो 5 5 बजे आए थे। ओके यस ओके ओके, रिकॉर्डिंग सुन लेना, कुछ डाउट है तो यस मैसेज कर ले। यस मैम ओके, थैंक यू। थैंक यू।